नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनाव जो है वो अपने अंतिम चरण के ओर बढ़ चुका है, लेकिन इन चुनावों का रिजल्ट 4 जून को आने वाला है। लेकिन इन सबसे पहले कई सारी भविष्यवाणियां, कई सारे समीकरण और कई सारे सर्वे सामने आ रहे हैं, जहां पर यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि तीसरी बार भी केंद्र में मोदी सरकार बनेगी। लेकिन जिस तरीके से जो सर्वे है, चुनावी विश्लेषक है, ये सर्वे कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में अब जो रवीश कुमार हैं, पत्रकार, उनका दावा भी सामने आ चुका है और उन्होंने ये माना है कि इस बार इंडिया अलायंस जो है हार जाएगी और मोदी की सरकार तीसरी बार केंद्र में स्थापित होने जा रही है। आपको बता दें, रवीश कुमार जो है पत्रकार के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि वो पहले एनडीटीवी में काम करते थे, लेकिन एनडीटीवी से हटने के बाद उन्होंने खुद का एक यूट्यूब चैनल बनाया है, जहां पर वो खुल करके विपक्ष के फेवर में न्यूज करते हुए नजर आते हैं और राहुल गांधी से लेकर के अरविंद केजरीवाल की वाहवाही करते हैं और मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा भी फैलाते हैं। लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ था, तब वो लगातार ये कह रहे थे कि जिस तरीके से गठबंधन बना है, देश की जनता गठबंधन के साथ रहेगी और इस बार इंडिया अलायंस की सरकार ही देश में बनेगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव अब समाप्ति की ओर आ चुके हैं, चुनाव का आखिरी यानी कि 7वां चरण 1 जून को होना है, उससे पहले यहां पर रवीश कुमार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब मोदी सरकार जो है वो केंद्र में बन सकती है। दरअसल उन्होंने एक न्यूज एनालिसिस किया था, जहां पर वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है 50 से 60 इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन उसमें कंटेंट के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ वो इंटरव्यू देते हैं, कुछ नई बात नहीं है। हो सकता है कि इससे इंडिया अलायंस हार जाए और मोदी जीत जाए। तो यहाँ पर ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों का ये कहना है कि अब तो रवीश कुमार, जो कि लगातार मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाते थे, प्रोपेगेंडा चलाते थे, जब वही मान चुके हैं कि इंडिया अलायंस का हारना तय है, तो फिर किसी और चीज की सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। उधर दूसरी ओर लगातार मुस्लिम आरक्षण को लेकर के जुबानी जंग काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। इंडिया अलायंस हो या फिर एनडीए हो, इस बात को लेकर के तरह तरह के बयान देते हुए नजर आ रही है। इन सब के बीच में योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया है और उनका कहना है कि धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं होना चाहिए और बीजेपी इसके सख्त खिलाफ है। लेकिन इंडिया अलायंस और कांग्रेस में होड़ मची हुई है कि कौन मुस्लिम आरक्षण देगा। आपको बता दें कि लगातार कई सारे ऐसे न्यूज चैनल हैं जो कि मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, फिर चाहे वो अजीत अंजुम हो और रवीश कुमार हो। अभी हाल ही में अजीत अंजुम का भी एक वीडियो सामने आया था, जहां पर वो जनता से ओपिनियन लेते हैं कि आखिर उन्होंने वोट किसके फेवर में किया है और किसको नहीं किया है। जिसके बाद एक महिला से वो टकराते हैं और महिला उनको ऐसा जवाब देती है, जिसके बाद ये वीडियो काफी ज्यादा छाया था। महिला साफ तौर से ये कहती है कि बिगड़ी हुई व्यवस्था को संभालने में समय लगता है। जिसके बाद अजीत अंजुम कहते हैं कि क्या 10 साल कम पड़ गए थे। महिला कहती है कि 10 साल नहीं, क्या 60-75 साल भी कम पड़ गए थे। तो ये वीडियो भी काफी ज्यादा शेयर हुआ और अब रवीश कुमार, जो कि लगातार इंडिया अलायंस और विपक्ष के फेवर में न्यूज करते रहते हैं और जीतने के दावे कर रहे थे बार बार, जिस तरीके से इंडिया अलायंस के नेताओं का ये कहना होता है कि इस बार संविधान खतरे में है, अगर मोदी सरकार आ गई तो देश में चुनाव की प्रक्रिया ही खत्म हो जाएगी, संविधान को बदल दिया जाएगा, लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इन तमाम जो बयानों को दिया जाता है, उसको ही वो जनता तक आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब रवीश कुमार ये खुद मान रहे हैं कि तीसरी बार भी केंद्र में मोदी की सरकार बनने जा रही है। इसके अलावा अगर हम तमाम सर्वे की बात करें, प्रशांत किशोर से लेकर के योगेंद्र यादव, इतने सारे चुनावी विश्लेषक हैं, उन्होंने भी ये बकायदा माना है कि इस बार भी बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। इसके अलावा देश में कई सारे सट्टा बाजार हैं, जिनका भी ये दावा है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार आएगी। फिर चाहे वो हम फलौदी सट्टा बाजार की बात करें, पुणे सट्टा मार्केट की बात करें, मुंबई की बात करें, ये सब ऐसे सट्टा बाजार है जिसमें बढ़ चढ़ करके बोली लग रही है बीजेपी की केंद्र में वापसी करने की। अब एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिर मुस्लिम आरक्षण को लेकर के
योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। आपको बता दें कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत की संविधान सभा में इसका विरोध किया था। इसके बावजूद कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोगों में मुस्लिम आरक्षण देने की एक होड़ सी लगी हुई है। 2006 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित करके कांग्रेस ने ओबीसी का हिस्सा काट करके मुसलमानों को देने का प्रयास किया था। कांग्रेस की जब आंध्र प्रदेश में सरकार थी, उन्होंने वहां के ओबीसी आरक्षण को मुसलमानों को दे दिया था। कांग्रेस की कर्नाटका सरकार ने मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगा दिया था। सुनिए इस वीडियो में कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस आरक्षण के मसले पर और क्या बातें कही हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण यह असंवैधानिक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत की संविधान सभा में इसका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन उस सब के बावजूद कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल हैं, इन लोगों में एक होड़ सी लगी है मुस्लिम आरक्षण देने का। और कांग्रेस का इतिहास तो इस मामले में बहुत दागी रहा है। 2006 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित करके कांग्रेस ने ओबीसी का हिस्सा काट करके मुस्लिमों को देने का कुत्सित प्रयास किया था जब यूपीए गवर्नमेंट थी। ऐसे ही कांग्रेस ने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कमेटी बना करके अनुसूचित जाति के आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास किया था। कुछ मुस्लिम जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का कुत्सित प्रयास किया था। बीजेपी और एनडीए ने उसका विरोध किया था। कांग्रेस की जब आंध्र प्रदेश में सरकार थी, उन्होंने उस वहां के ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों को दिया था। कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाया है। वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी ने 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करके पिछले 14 वर्ष से लगातार ओबीसी के आरक्षण के अधिकार पर उन्होंने पूरी तरह एक प्रकार की डकैती डाली है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे कोलकाता हाईकोर्ट को, जिन्होंने टीएमसी के इस प्रकार के असंवैधानिक कृत्य पर जोरदार तमाचा मारा है और धार्मिक आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है बात स्पष्ट कहते हुए उन्होंने सभी मुस्लिम जातियों को इससे बाहर किया है। इसी प्रकार से बिहार के अंदर लालू जी पहले ही बोल चुके हैं कि मुसलमानों को, सभी मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसका मतलब आरक्षण कहां से मिलेगा? यह आरक्षण यही ओबीसी और एससी एसटी का आरक्षण में से ये बांट करके मुसलमानों को देना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी तो अपने जन्मजात हिंदू विरोध, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के विरोध का नाम ही इन्होंने बना दिया, उसका पर्याय ही बना दिया है। चाहे वह राम जन्मभूमि का विरोध रहा हो, राम भक्तों पर गोली चलाने का रहा हो, या फिर 2012 और 2014 के अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों को आरक्षण देने की वकालत की थी और यहां तक इन्होंने शरारत की थी कि तुष्टीकरण की हद पार करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की उस समय की 20 करोड़ की आबादी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए पीएससी की 54 कंपनियों को इन्होंने समाप्त किया था। और उस समय इन्होंने पीएससी की भर्ती जो निकाली थी उसमें इन्होंने प्रयास किया था कि 15% मुस्लिम आरक्षण हो। माननीय न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा था। ये जो होड़ है
एक खतरनाक होड़ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया था इसका, मुस्लिम आरक्षण का, क्योंकि देश धर्म के आधार पर विभाजित हुआ था और उन्होंने कहा था कि धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण देश के अंदर नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण भारत के संविधान के द्वारा दिया गया है। मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी को आरक्षण का लाभ दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए किसी प्रकार के मुस्लिम आरक्षण का विरोध करती है और दूसरा, मुस्लिम आरक्षण असंवैधानिक भी है और अगर इस प्रकार की कुप्रथा को थोपने का प्रयास होगा तो देश की अखंडता के लिए एक चुनौती होगी। फिलहाल लोकसभा चुनाव जो है अपने चरम पर है, आखिरी दौर पर है और लगातार तमाम पार्टियां प्रचार कर रही हैं और अपनी अपनी ओर से दावे कर रही हैं। इस बीच कई सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनके दावे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जब 4 जून को रिजल्ट सामने आएगा तो किसके दावे पक्के हैं और किसके दावों पर मुहर लगेगी, ये बात सबके सामने आएगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।